हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत से ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी की बात जायज इसलिए है कि नफरत के बढ़ते हुए सैलाब में कब कौन चपेट में आ जाए, वो खतरा बढ़ रहा है और शायद डराना ही इसका मकसद है। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हमारे खास मेहमान तस्लीम रहमानी साहब हैं, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। लंबे अरसे से नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी बात रखते रहे हैं, बहुत ही बेबाकी के साथ। अब जो इश्यूज हैं मैं उनके बारे में बता दूं। अभी पिछले इतवार में संडे को मुंबई में एक सकल हिंदू समाज ने एक मीटिंग की, जिसके नतीजे में ये कहा गया कि मुसलमानों का बायकॉट किया जाना चाहिए। उसकी तफसील से बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या कुछ है और मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के पीछे क्या कुछ कहानी हो सकती है। अब तो उन्होंने रिजाइन भी दे दिया है। आगे दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, बीजेपी की क्या तैयारी है, किस तरफ दिल्ली की सियासत को ले जाना चाहते हैं, वो हम समझेंगे। इसके अलावा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार कानून कैसे पास कर रही है। अभी तक राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन आखिर वो कौन से तिकड़म, कौन से जुगाड़ हैं जिससे कानून पास कराए जा रहे हैं। क्या अपोजिशन पार्टियों के मेंबर्स भी किसी ना किसी तरह से सरकार को मदद करते हैं। हालांकि बाहर आकर के वो सरकार के बहुत से कानूनों की मुखालफत कर चुके हैं, जैसे एनआरसी और किसानों के जो कानून थे तीन, उन पे एक बहुत लंबी सियासत रही है। लेकिन अंदर हाउस में क्या कुछ हो रहा है वो कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जनाब तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अब जहां हम हरियाणा में वो महापंचायत देख रहे हैं, उसके साथ साथ मुंबई आमतौर पर एक ऐसा शहर समझा जाता है और है जहां मुसलमानों की तादाद भी, और वो तालीमी और कारोबारी लिहाज से, मजबूती के लिहाज से भी, और वहां आमतौर पर सोशल फैब्रिक ऐसा नहीं है। हालांकि लंबे अरसे से वहां शिवसेना, ठाकरे साहब के जमाने वाली शिवसेना, जिसमें हर दिन जो उनका अखबार सामना है उसमें नफरत की बात होती थी, लेकिन कभी मुसलमानों के बायकॉट की बात नहीं हुई। वो क्या कुछ इशू है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके क्या मकसद हो सकते हैं? देखिए, जो हिंदू जागरण जन आक्रोश रैली इतवार को निकाली गई थी, तो अब ये जन आक्रोश वो सकल समाज ने निकाली। उन्होंने उसको कॉल किया था, और उसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, ये सारे लोग शरीक थे। और इस रैली के बारे में पहले से इस बात का शुबा था कि इसमें हेट स्पीचेस होंगी और इस किस्म के बाइकआउट के ऐलान किए जाएंगे। कुछ तंजीमें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि इसकी इजाजत न दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को ये हुक्म दिया था महाराष्ट्र की सरकार को कि अगर इसमें हेट स्पीचेस होने का खदशा हो तो रैली की इजाजत मंसूख कर दी जाए। महाराष्ट्र सरकार ने एफिडेविट में ये कहा कि हम ऐसी कोई हेट स्पीच का नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम इजाजत नहीं देंगे। और इस शर्त के साथ उन्होंने इजाजत दी, लेकिन हुआ वही जिसका शुबा था। यहां ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि हेट स्पीचेस के मामले में किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। अगर हुई है तो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड के मामले में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका है, और इस मामले में 3 फरवरी को स्पेसिफिकली ये फैसला दिया। इसके बाद भी हेट स्पीचेस हुई, और एक जो पूजा हिंदुस्तानी है, जो वहां मेन स्पीकर थी, वो अपने आप को हिंदू ह्यूमन राइट का एक्टिविस्ट बताती हैं। उन्होंने बाकायदा कत्लेआम की भी कॉल दी और सोशल बाइकआउट की भी कॉल दी। कहा कि यहाँ से मुसलमान दुकानदारों से खरीदना सामान बंद करें, जमीन खरीदना बंद करें, लव जिहाद और लैंड जिहाद और ये सारे जिहादों का नाम लेकर उन्होंने तकरीरें की हैं। अभी पुलिस ये कह रही है कि हम तो वीडियो देख रहे हैं, बादी नजर में तो दिखाई दे रहा है
कि साहब ये हेट स्पीच का मामला है, लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद केस डालेंगे। कोई केस नहीं डाला। और रिएक्शन ये है कि मंडे को चंद्रपुर एक जिला है, महाराष्ट्र में है या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इन चंद्रपुर जिले के लोकल लोगों ने, बजरंग दल ने खास तौर पर एक कॉल दी और वहां की जामा मस्जिद में नमाज बंद करवाई। वहां पर एक शादी होने वाली थी, उस शादी को रोका और बाकायदा मुसलमानों के साथ कारोबार न करने की डिक्टम उन्होंने इशू कर दिया। ये फॉल आउट है जो 26 तारीख को हुआ, 2 दिन के अंदर ही ये वहां हो गया और कोई पुलिस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं होता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चंद्रपुर महाराष्ट्र का ही एक जिला है। मैंने इस बीच में गूगल पे चेक भी किया। जी जी जी। हाँ जी। तो अब ये कार्रवाई, इस पर जो बाइकॉट कॉल हुई उस पर तो अमल दरामद हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। पुलिस रिसर्च करने में लगी हुई है। तो मैं समझता हूं कि जो तंजीमें गई थी कोर्ट में, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करना चाहिए। ये मसला सिर्फ डराने तक नहीं है। डराना एक एस्पेक्ट है जो आपने फरमाया, लेकिन ये परकुलेट करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पर। और इलेक्शन को तो इम्पैक्ट करना, डराना और इलेक्शन इम्पैक्ट करना एक रीजन है, लेकिन ये एक्चुअली टू नेशन थ्योरी का जो नजरिया रहा है उसी पर अमल दरामद करके आइसोलेशन की एक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट है। ये खतरनाक है, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि ये चाहते हैं कि हिंदू अलग रहें, मुसलमानों के मोहल्ले अलग बसे, हिंदुओं के मोहल्ले अलग बसे। जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर भारत का रहा है पिछले 1000 साल से, ये उसे तोड़ने की डेलिब्रेट कोशिश है। इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये होता है कि हिंदुओं के मोहल्ले अलग बसे, मुसलमानों के अलग बसे, सिखों के अलग बसे, ईसाइयों के अलग बसे, तो ये अलगाव है और ये अलगाव इस मुल्क के मफाद में किसी सूरत नहीं हो सकता। हम एक मिक्स कल्चर के मानने वाले हैं और भारत मिक्स कल्चर के लिए मशहूर है। तो हिंदुओं को मुसलमानों के मोहल्लों में महफूज खुद को समझना चाहिए और मुसलमानों को हिंदुओं के मोहल्ले में महफूज समझना चाहिए। ये कल्चर है जिसे तोड़ने की अब ये कोशिश बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, कैलिब्रेटेड तरीके से हो रही है और कामयाब हो रही है। पुलिस नहीं मान रही, अदालतों की बात नहीं मान रही। भारतीय जनता पार्टी में उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, और इसके बावजूद उनके कहने के एक हफ्ते के अंदर अंदर हरियाणा में गौकशी के नाम पर और काउ स्लॉटर के नाम पर या काउ स्मगलिंग के नाम पर जुनैद और नासिर को जला के राख कर दिया जाता है। उनकी गाड़ी जो गवर्नमेंट की गाड़ी है, उस गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है, पंचायत की गाड़ी है वो, बोलेरो जिसे जलाया गया है। और इससे पहले भी उस पे मोनू मानेसर पे केसेस रहे हैं। उसके बावजूद अब तक जो है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं, और धर्म पंचायतें अलग हो रही हैं। तो इलेक्शन के करीब आते आते ये वाकयात में इजाफा होने का बेतहाशा खदशा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं सुना जाएगा। दूसरी जानिब एक बात जो इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हुई, शायद परसों सुप्रीम कोर्ट में केस था, रीनेमिंग कमीशन। एक ऐश्वर्य उपाध्याय है, उन्होंने रीनेमिंग कमीशन बनाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत फटकार लगाई और कहा कि ये आप गड़े मुर्दे उखाड़ के तारीख को और पोलराइज करने की कोशिश ना करें। रिजेक्ट कर दी, डिसमिस कर दी उनकी पिटीशन। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं। कोई अदालत में जाके पोलराइजेशन को बढ़ाना चाहता है, कोई धर्म संसद करके बढ़ाना चाहता है, कोई जला के मार डाल के लिंचिंग करके मार डालना चाहता है, तो कोई इंडियन कल्चर जो एसोसिएशन है वहां पर चेंजेस ला रहा है, कोई तारीख में बदलाव लाने के लिए कर रहा है। अभी देखिए, आज ही की खबर है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट पास किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब मनुस्मृति का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आज के जमाने में कैसे हो सकता है, इस पे रिसर्च के लिए। तो कितने देखिए डाइवर्स डायरेक्शंस हैं। 1000 करोड़ रुपए का के प्रोजेक्ट हैं जो इस तारीख और कल्चर और सोसाइटी में मनुस्मृति को लागू करने के लिए, रिसर्च के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये बातें आमतौर पर मुस्लिम समाज में सोची नहीं जा रही। और वो जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर हैं जिनका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं, वो अल्लाह और ओम और
मनु में अटके हुए हैं। यहाँ पर ये काम हो रहा है जमीन पर कितनी तेजी के साथ, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से, और लीडरशिप जो है वो अल्लाह और ओम में लगी हुई है। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। कम्युनिटी को इन चीजों पर सोचना होगा, रिएक्ट करना होगा। और इस मुल्क में अभी बहुत बड़ा तबका गैर मुस्लिमीन का है जो इस सबको गलत समझता है, इसके खिलाफ लड़ना चाहता है। उनके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत सबसे अहम बात यही है कि हमें उन लोगों के साथ जो पॉजिटिव और अच्छी सोच वाले हिंदूज भी हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, उनके साथ मिलकर के, चूंकि मुल्क को बचाने का काम है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। दलित हैं, वो अपनी जगह सताए जा रहे हैं, क्रिश्चियंस के चर्चेज पर हमले हो रहे हैं, सिख हैं, वो इस बात का कह रहे हैं कि हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम खालिस्तान की मांग करते हैं, एजेंसियां वो खेल कर रही हैं पंजाब में। ऐसा एक सरदार दया सिंह है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, इसलिए मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। तो जब सभी को घेर करके मारने की कोशिश हो रही है तो जाहिर है इन सभी को मिलकर के जद्दोजहद भी करनी होगी। अच्छा, मैं इसमें एक मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी की शुरुआत जो हमारी अपनी याद में है, आपको याद होगा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, शहीद किया गया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियां लगाई थी लेकिन नहीं मानी गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वही जमीन मंदिर वाले लोगों को दे दी। तो ये खुद बड़ा कंट्राडिक्शन भी निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ऐसी हालत में जबकि हमारे लीडर भी ओम और अल्लाह की बात कर रहे हैं, हमारे लीडर हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन्हें लीडर प्रोजेक्ट किया जाता है वो असल में लीडर तो है नहीं। बल्कि पिछले हफ्ते एक बातचीत हो रही थी, उसमें एक सवाल ये उठ के आया था कि अगर ये ओम और अल्लाह का एक होने की बात कहना या मनु के चरणों में गिरने की बात कहना, क्या इस पे कोई फतवा देगा मौलाना अरशद मदनी पर? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई भी इंसान उससे बाहर तो है नहीं। अगर वो मुसलमान अपने आप को दावा करता है तो वो अपने अमल से भी वो साबित करे। ये मैं एक बार फिर कह रहा हूं, तमाम मसलक के लोग अपने अपने मुफ्तियों से वो सवाल उठा सकते हैं कि क्या जो कुछ मौलाना अरशद मदनी ने कहा क्या वो इस्लाम के दायरे में है। अच्छा, ये एक अलग बहस हो गई। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये कहां ले जाकर के पहुंचाएंगे। क्या अब चूंकि अभी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है जिसमें शशि थरूर ने एक बात उठाई है कि हमारी पार्टी को बाकायदा उन्होंने इस हद तक कहा कि बिल्किस बानो वाले मामले में, चर्चेज पर हमलों वाले मामले में, या गाय की रक्षा के नाम पर होने वाले कत्ल के मामले में, या मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तबाह करने के मामले में हमें और ज्यादा खुलकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत के ही शहरी हैं और वो हमें मदद के लिए हमारी उम्मीद करते हैं। ऐसे वक्त में क्या आपको लगता है कि कुछ हालात बदलने की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ये सियासी हालात बदलना बहुत लोगों की नजर में यह है कि बहुत ही जरूरी है। आपको क्या लगता है कि शशि थरूर ने जो बात उठाई अपनी पार्टी को ही सीधी डायरेक्शन देने के लिए, उसका कोई असर मुल्क की सियासत पर, कांग्रेस की पॉलिसी पर होगा? कि मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर की बात को अभी बहुत संजीदगी से सुना जाएगा। कल प्रेस क्लब में मनोज झा ने अपनी एक तकरीर में ये कहा कि जो सेकुलर खुद को कहने वाले तमाम लोग हैं उनको चाहिए कि वो खुल के बात करें। अब लाग लपेट करके बात करने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी का लफ्ज आप मुसलमानों की जगह माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो अब मुसलमान का लफ्ज साफ तौर पर बोलना चाहिए तमाम सेकुलर पार्टीज को। और जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, और मुसलमान जो 20% इस मुल्क में हैं, अगर आप इस 20% को तबाह कर रहे हैं का मतलब यह है कि हर 5 में से 1 आदमी को आप मुल्क में बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर मुल्क कहां से बाकी रहेगा अगर आप 5 में से 1 को बर्बाद कर देंगे? तो ये वक्त है कि मुसलमान का नाम लेकर सेकुलर सियासी जमातें उनके लिए आवाज उठाएं। नासिर और जुनैद का नाम लिया जाए कि इनके साथ ये हुआ है, गुजरात का नाम लिया जाए कि वहां पर ये सब कुछ हुआ है। तो ये मनोज झा जो आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने प्रेस क्लब में कल ये बात कही, और ये बात शशि थरूर की बात के मुकाबले ये बात ज्यादा
अहम और ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के लोग अब तक जो है जुनैद के यहाँ, ये नासिर के यहाँ गए नहीं है हरियाणा में। तो ये और जो उनका अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा, इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की रायपुर में तस्वीर नहीं थी, उस पर काफी हंगामा हुआ। माफी मांगी है कांग्रेस ने उस पर, लेकिन ये कि हंगामा तो हुआ और उसके बाद मज़ामीन लिखे गए और उसे बहुत सीरियसली लिया गया कि माइनॉरिटीज से अपने आप को कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रही है और ये उनके लिए मुफीद नहीं होगा, ये कहा गया है। लेकिन हिंदू बैकलैश का खतरा तमाम पार्टीज को। यहां मैं आपके सामने वो दूसरी बात कहना चाहता हूं जिसका आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में जिक्र किया था कि एक बड़ी दिलचस्प सियासी सूरत हाल मुल्क की ये है कि लोकसभा में एनडीए को और बीजेपी को अक्सरियत हासिल है, 303 सीटें बीजेपी की वाज़े अक्सरियत है। वहां पर वो जो बिल पास करवाना चाहें, जो कानून बनाना चाहें, बहुत आसानी से करा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि राज्यसभा में आज तक भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को अक्सरियत हासिल नहीं है। सरकार राज्यसभा में अक़लियत में है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो बिल है वो कानून का दर्जा उस वक्त लेता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से कोई बिल पास हो, तब वो कानून बनता है। तो अगर एक बिल लोकसभा में पास हो गया जो आसानी से हो सकता है, तो वही बिल राज्यसभा में पास हरगिज नहीं हो सकता। अगर अपोजिशन न चाहे तो कोई बिल पास नहीं हो सकता राज्यसभा में। जो इस नुक्ते नजर से देखें तो 9 साल में बीजेपी ने जितने कानून बनाए और जितने पार्लियामेंट में वो बिल लेकर आए, वो उनमें से एक भी पास होने की पोजीशन में नहीं था। अब वो चाहे कांग्रेस, ये फार्मर्स का बिल हो जिसका आपने जिक्र किया, कैसे पास हो गया ये राज्यसभा में, और जब तक राज्यसभा में पास नहीं होगा कानून नहीं बन सकता। 370 का बिल कैसे पास हो गया राज्यसभा में? ट्रिपल तलाक का बिल जो 2019 में कई बार राज्यसभा से वापस गया, कानून नहीं बना, वो 2019 में दोबारा सरकार आती ही कैसे पास हो गया? ऐसे बहुत सारे बिल है। सीएए का बिल कैसे पास हो गया आखिर? एक भी बिल, मैं यकीन से कह रहा हूं जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इसे सर्च कर सकते हैं कि राज्यसभा में पास हो ही नहीं सकता, इतनी अक़लियत में है, फिर कैसे पास हो जाता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि सरकार कामयाब कैसे हो रही है राज्यसभा में अक़लियत में होने के बावजूद। उसका रीजन ये है, देखिए, कि कांग्रेस कभी तो व्हिप जारी नहीं कर रही, कभी व्हिप जारी कर दिया तो उसके कुछ मेंबर एब्सेंट हो गए। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बात पूरे यकीन से कह रहा हूं कि कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां ये राज्यसभा की अपनी सीटें अपने लीडर्स को देती हैं, खरीद फरोख्त नहीं होती इन पार्टियों में। लेकिन मुल्क में 30 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तकरीबन 30 पॉलिटिकल पार्टीज। उनमें से बड़ी तादाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेडी है, डीएमके है, एआईडीएमके है, टीआरएस है, और इस तरह की जो ये पार्टियां हैं, जेएमएम है, ये लोकल रीजनल पार्टीज है, ये 25 के करीब हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में इतना और पंजाब में इतने एक नई सियासत करेंगे, ये सारी की सारी पार्टियां राज्यसभा, ये कहा जाता है कि राज्यसभा की अपनी सीटें बहुत बड़ी कीमत पे बेचती हैं। यानी मैंने यहां तक सुना है कि 100 करोड़ से कम में राज्यसभा नहीं बिकती आज। तो फिर कहां जाएगी मुल्क की सियासत? और आरएसएस को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज सूट करती हैं, इसलिए कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सोच ये रहती है कि हमको अपनी रियासत में इख्तिदार में रहना है, सेंटर में कोई भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता है कि सेंटर की में आप बीजेपी जीत जाए और स्टेट में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को वो छोड़ देते हैं कि चलिए यहाँ आप रहिए, हमारा कानून मरकज में बनाने। यही पार्टियां राज्यसभा में इन बिलों की हिमायत करके इन बिल को पास करने में मदद करती है। अब जो 100 करोड़ रुपए देके राज्यसभा में आएगा, वो एक बिल पर वोट करने के लिए वो कीमत वसूल करता है, जो उसने पे की है वो कीमत वहां से भी वसूल करता है। और इसलिए जो फ्लोर मैनेजमेंट है राज्यसभा के अंदर, वो फ्लोर मैनेज करने में बीजेपी को
बहुत आसानी पैदा हो जाती है, कोई ज्यादा मसला नहीं होता। 2-4-6 वोट जो कम पड़ रहे होते हैं, वो 2-4-6 एमपीज को फोन करके वो या तो एब्सेंट हो जाते हैं, या उनके हक में वोट कर देते हैं, या वोटिंग के वक्त जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये बड़ा आसानी से ये एक सियासत हो रही है। ये पूरी की पूरी सियासत आरएसएस और बीजेपी की तैयार करदा है। पिछले 50 साल में उन्होंने इस सियासत को तैयार किया है, और अब वो उसका फायदा उठा रहे हैं। ये रीजन है कि अकलियत में होने के बावजूद ये जितनी भी बातें करे, लंबी चौड़ी बातें सेकुलरिज्म की, सोशलिज्म की, करप्शन फ्री सियासत की, और ये वो सब ये नारे हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी पार्टी को हमने देखा दिल्ली में, मैं तो पहले दिन से जानता हूं कि आम आदमी पार्टी या अन्ना हजारे का जो पूरा का पूरा मूवमेंट करप्शन के खिलाफ है, वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड था, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ 2012 में शुरू हुआ। तब से आज तक लिख रहा हूं मैं, आज लोगों के सामने भी आ गया। करप्शन तो हुआ, अब 2-2 मिनिस्टर जेल में चले गए, 9 महीने से हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का जेल में रहा, सत्येंद्र जैन, 9 महीने से, और उसने इस्तीफा नहीं दिया। और आज चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो है वो गाज गिर रही है, और ये इसके इम्कानात हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद जेल चले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी ने जिसको पाल पोस के बड़ा किया, आज वही पौधा उनको काटने को दौड़ रहा है, तो वो उस पौधे की जड़ काटने में अब लगे हैं, अब आके लगे हैं। इससे पहले उसे वो पाल पोस रहे थे, और मैं उसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, कहां कहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। दिल्ली से लेके गुजरात में भी, गोवा में भी, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी उनको फायदा पहुंचाती रही। लेकिन अब दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में स्टैंडिंग कमेटी तक में आम आदमी पार्टी ने जब बीजेपी को नहीं जीतने दिया, और लड़ाई झगड़े जो कुछ हुआ एमसीडी में, जो शर्मनाक हरकतें दुनिया ने देखी हैं, उसके बाद बीजेपी को लगता है कि अब इनकी जरूरत खत्म हो गई, तो अब वो मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को भी जेल में डालने की तैयारी चल रही है। और उसके बाद एक दिन शायद ये हो कि जब चीफ मिनिस्टर जेल चला गया, तो गवर्नर साहब कहें कि ये टोटल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट करप्ट है, इसे भंग करो और दोबारा चुनाव करो। जी, तो ये एक सिनेरियो, ये एक सिनेरियो है कि जिसके इम्कान हैं। अच्छा, मैं वापस आना चाहता हूं, जो आपने राज्यसभा वाली कहानी बताई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। अब एक सवाल बनता है कि अगर लोकसभा को जीतने के लिए ईवीएम या दूसरे रास्तों से अपने नंबर ऑफ एमपीज बढ़ाए जा सकते हों, और राज्यसभा में अगर अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनकी वोट खरीदी जा सकती हो, या उन्हें गायब रख करके, उन्हें पैसा दे करके अपने कानून पास कराए जा सकते हों। और हमने देखा, अब से पहले अमित शाह जी ने, जो चाणक्य हैं, उन्होंने खड़े होकर के एक रीडिंग की आर्टिकल 370 की, कोई बहस नहीं, कानून पास हो गया। वो राज्यसभा में भी पास हो गया, जिस तरह से आपने बताया। तो फिर डेमोक्रेसी रही कहां, अगर लोकसभा में भी डेमोक्रेसी नहीं, राज्यसभा में भी लोगों की मर्जी के मुताबिक अपोजिशन के मेंबर्स वोट नहीं करते, वो भी पैसा लेके कर लेते हैं, तो फिर कहां है डेमोक्रेसी? क्या बचा लोगों के लिए उम्मीद का रास्ता? नहीं, डेमोक्रेसी, मैंने हमेशा एक बात कही है इंडियन डेमोक्रेसी के, हमारी डेमोक्रेसी इज ऑलवेज एन इन्फ्लुएंस्ड डेमोक्रेसी। किसी ना किसी जरिए से हम इस जमहूरियत को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो पहले हम वोट में, नीचे जो अवाम का वोट है, उस अवामी वोट को पहले हम टारगेट करके और उसको इन्फ्लुएंस किया करते थे। कम्बिनेशंस बनाते थे कि दलित मुस्लिम का कम्बिनेशन है, ये यादव मुस्लिम का कम्बिनेशन है, ब्राह्मण मुस्लिम का कम्बिनेशन है। यही कम्बिनेशन के साथ कांग्रेस लड़ती रही। उसके बाद फिर रीजनल पार्टीज ने उन कम्बिनेशंस को अपना लिया, वो कम्बिनेशन, तो वो इन्फ्लुएंस करते रहे। और आज ये हो रहा है, जो हमने 2022 के असेंबली इलेक्शन में भी देखा, कि एक पार्टी ने अपना एक कैडर वोट तैयार कर लिया, यानी उनका वोट खुद कैडर है, और उसने अपने उसी कैडर वोट को ट्रांसफर कर दिया बीजेपी की तरफ, लोअर लेवल पे। और ये काम कई पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो मैंने कहा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट चाहे तो अपनी पार्टी को ले लें, चाहे तो दूसरी पार्टी को दे दें। मसलन समाजवादी पार्टी का यादव वोटर भी बीजेपी की तरफ जाता है, कई बार गया।
बीएसपी का जो एससी वोटर है वो भी बीजेपी की तरफ कभी जाता है, हमने देखा है। इसी तरीके से बहुत सारी पार्टीज जब जरूरत होती है तो लोकसभा इलेक्शन में उस वोट को ट्रांसफर करवा देते हैं बीजेपी की तरफ आसानी से। जी, ये 2022 का इलेक्शन किसी सूरत बीजेपी के जीतने के आसार यूपी में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हम लोग काम करते रहे, पढ़ा इसको बहुत, देखा है। मेरे हिसाब से 200 के नीचे 170, 180, 90 सीटें बीजेपी जीत रही थी, इससे ज्यादा नहीं जीत रही थी। लेकिन जो बीएसपी का वोट ट्रांसफर हुआ और कुछ सिलेक्टेड सीट्स पर खुद समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट कहलाता है या जो आरएलडी का जाट वोट है, वो वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को। मैं 2-3 सीटों के नाम तो अभी आप कहे तो बागपत सीट को देख लीजिए, आप मुजफ्फरनगर की सीटों को देख लीजिए, आप मेरठ की कुछ सीटें आप देख लीजिए, यहां पर वोट ट्रांसफर हुए। तो ये इन्फ्लुएंस हो गया ना। इसी तरीके से जब आप लोकसभा में पहुंच गए या राज्यसभा में पहुंच गए या असेंबली में पहुंच गए तो फ्लोर मैनेजमेंट किसे कहते हैं? आपने अक्सर सुना होगा एक लफ्ज फ्लोर मैनेजमेंट। फ्लोर मैनेजमेंट की क्या जरूरत है भाई? आप अक्सरियत में हैं, आपको पता है कि सबको के 303 वोट है तो आप जीत ही जाओगे, तो फ्लोर मैनेजमेंट क्या करना है? लेकिन अगर राज्यसभा में आपके पास नहीं है 125 वोट, आपके पास सिर्फ 110, 112 वोट है, 125 वोट नहीं है आपके पास, तो आपको 10-15 वोट की जरूरत पेश आती है। वहां फ्लोर मैनेज करना पड़ता है कि ये 10-15 वोट कहां से आएंगे। ये जो आम आदमी पार्टी के 7 मेंबरान पार्लियामेंट बैठे हैं राज्यसभा में, पंजाब और दिल्ली से मिला के 7 मेंबरान पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के हैं। जरा नाम बताए मुझे कोई, कौन लोग हैं वो? कोई पॉलिटिकल हैवीवेट्स नहीं है, वो पॉलिटिकल नेम्स ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो, मतलब आज आप शराब घोटाले पे पूरी तहकीक कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा की सीटें बिकी पैसे देके, ये भी तो तहकीक का एक सब्जेक्ट है। इस पे कोई सब्जेक्ट कोई नहीं कर रहा। को बिल्कुल अननोन पूंजीपति, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, कोई जेएमएम से चला आ रहा है, कोई जो है वो डीएमके से चला आ रहा है, कोई टीएमसी से चला आ रहा है। अब आप टीएमसी के कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल हैवीवेट से, जो राज्यसभा किसके लिए बनी है? राज्यसभा उन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वेट हैवीवेट्स के लिए है जो एल्डर्स के हाउस कहलाता है राज्यसभा। जो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स हैं देश की, उनको राज्यसभा में पॉलिटिकल पार्टीज भेजती हैं अपनी असेंबली स्ट्रेंथ के मुताबिक। लेकिन आप वहां उनको भेजने की बजाय ये जो माफिया है उसको भेजेंगे, या पॉलिटिकल या जो बिजनेसमैन है उसको भेजेंगे, बड़ा मोटा मोटा पैसे लेके। इस नाम पे भी साहब पार्टी चलानी है तो क्या करें, पैसे तो चाहिए। तो ये आपने राज्यसभा का मजाक बना के रख दिया है। या तो राज्यसभा को भंग करना चाहिए, या फिर जो पैसे लेने के दे के सीट खरीदने वाले लोग, यार मुझे भेजे ना राज्यसभा में कोई, मुझे कोई भेजने को तैयार नहीं है पूरे मुल्क में राज्यसभा में। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं या लोकसभा में चला जाऊं। क्यों नहीं चाहते आप? आप माफिया को टिकट दे रहे हैं लोकसभा के लिए और बिजनेसमैन को प्रमोट कर रहे हैं राज्यसभा में। कहां बच गई डेमोक्रेसी? इससे बड़ा मजाक जमहूरियत के साथ कोई और हो नहीं सकता। और फिर हम दावा करते हैं वी आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये मजाक उड़ा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम 3 के बारे में मैं जानता हूं कि वो पैसे लेके राज्यसभा में नहीं भेजती, वो अपने अपने लीडर्स को अकोमोडेट करती हैं राज्यसभा में ये पार्टियां। लेकिन जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो बीजेपी और आरएसएस को हो रहा है। हमारे लोग जो वोट रियल डेमोक्रेसी चाहते हैं, आज उनके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट करें। तो ये एक ऐसा भी लगा कि राज्यसभा की सीटों के जरिए वो पार्टी की सारी एक्टिविटीज की फंडिंग का इंतजाम कर लेते हैं शायद, या नेताओं के खर्चे निकल आते हैं। ये देखिए, इस लाइन पर गौर करने की जरूरत है। मैं भी जब इंटरव्यू करता हूं तो गौर करता रहता हूं कि लोगों के जहन में क्या सवाल होगा इस बात के आखिर में, तो मैं उसी तरह से सवाल भी रखता हूं। और मुझे लगता है कि आम लोग इस तरह से जरूर सोच रहे होंगे और सोचेंगे कि आखिर क्या हमारा सिस्टम, क्या देश को अच्छे से चलाने के लिए है, या कुछ लोगों के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस और पैसा कमाने के लिए है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कमाल कर दिया, अडानी वाले मामले में इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो खामोश बैठे हैं। उससे बड़ी डकैती क्या हो सकती है जिसमें एलआईसी और एसबीआई, देखिए हमने, शायद हमारे बुजुर्गों ने भी कभी ऐसा वक्त नहीं देखा होगा कि बैंक
लिख करके दे कि आपका कितना भी पैसा बैंक में है, सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी है। इससे खुली डकैती की तैयारी कोई और हो सकती है क्या? ये हमें आपको सबको सोचना चाहिए। ये पैसा किन की जेबों में जा रहा है? क्या कुछ पार्टियों को हुकूमत में रखने का इंतजाम है? क्या कुछ लोगों की जेबें भरने का इंतजाम है? और किस तरह से अडानी ने सरकार के बहुत सी प्रॉपर्टियां 1-1 रुपए वाली एकड़ के हिसाब से लेकर के विदेशों से लोन लेकर के और वो फिर सब हड़प कर दिया, तो देश तो तकरीबन बिका हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास बात आखिर में कंक्लूडिंग अगर आप कहना चाहें तो रहमानी साहब। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आपके नाजरीन हैं वो सियासत पर तवज्जो रखें, अखबार और टेलीविजन की खबरों के बजाय खुद से पढ़ने की कोशिश करें, और जो मैंने अर्ज किया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को आने वाले हर इंतखाब में डिस्करेज करें, जुनूनी बन के किसी एक पार्टी को वोट ना करें, बल्कि सोच समझ के बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से टैक्टिकल वोटिंग एक बार फिर करना सीखें। बीजेपी इनविंसिबल नहीं है, चाणक्य अमित शाह नहीं है। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अमित शाह चाणक्य नहीं है। इतने पैसे मुझे दे दीजिए जितने पैसे वो खर्च करते हैं, तो मैं उनकी 2 सीटों पे मैं बीजेपी को वापस कर दूंगा। जो उनकी 89 में 2 सीटें हुआ करती थी, मैं वहीं वापस कर दूंगा इनको, अगर इतने पैसे मेरे को। कोई चाणक्य नहीं है, हम गलती करते हैं इसलिए वो कामयाब होते हैं। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।